जब भी किसी महिला पर जुल्म हुआ तो एक आवाज उठी और वो आवाज थी अंजलि बोस। आज भी जब भी किसी महिला पर जुल्म होता है वही आवाज उठती है जोर शोर से, वो है अंजलि बोस। सामाजिक बंदिशें भी जिसे झुका नहीं पाई, ऐसी है हमारी अंजलि बोस दीदी, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पूरा जीवन महिलाओं के अधिकार को समर्पित कर दिया। तो आज काली माटी टॉक्स में हमारी खास मेहमान अंजलि बोस से हम बातचीत करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन की संघर्ष यात्रा के बारे में, शहर के बारे में, सामाजिक जीवन के उतार चढ़ाव, सभी विषयों पर आज खुलकर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि बोस है। मैं तो अन्नी को बहुत सालों से जानते हैं। एक उत्साह होती है एनी से, यानी कि काली माटी जो चैनल है उससे संपर्क करने का भी उत्साह हुआ। इसके लिए मैं काली माटी चैनल को, यानी को तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। दीदी, इतने सालों की भागदौड़ में मौका ही नहीं मिला कि आपसे चैन से बात करें और आपके संघर्ष यात्रा को दुनिया को बताएं, लोगों को बताएं कि कैसे एक महिला उस जमाने में जब लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, उसने समाज के लिए इतना काम किया। तो हमारा जो काली माटी टॉक्स है ये एक माध्यम है कि हम उन पहलुओं को सामने लाएं जिनके बारे में लोग अभी तक जान नहीं पाए। तो शहर ने आपका सिर्फ काम देखा, आपकी संघर्ष यात्रा नहीं देखी। तो कुछ बताएंगे दीदी कि ये जो महिला समिति, महिला कल्याण समिति बनी, कैसे ये समिति बनी, इसमें मैं कैसे आया है ना। मैं तो घरेलू औरत थी, बहुत गरीब घर की और लड़की थी। शादी का बाद मेरा पढ़ाई लिखाई हुई, मेरा पति ने मुझे पढ़ाए लिखाए, मगर वो नारी मुक्ति में उनको विश्वास नहीं था। वो कॉलेज का लेक्चरर थे, इसलिए वो चाहते, उनको लगता था उनका बीबी अनपढ़ कैसे रह जाए। पढ़ाए, मगर बहुत कंजर्वेटिव थे। और केवल कंजर्वेटिव नहीं, छोटे दिल के थे, बहुत एजुकेटेड थे, इंग्लिश का मास्टर पीस थे। मैं उनसे बहुत कोशिश की बदलने का, वो बदले नहीं। तो मैं समझे मुझे अपने को बदलना है, मैं अपने को ही बदले। और जैसे रहे हम अपना काम करते गए। उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत। मगर एक है ना, मेरा जब मैं शुरू किया था, मेरा बेटा लोग बड़ा हो गया था, उन लोग को आधुनिक विचार से लैस होकर बातचीत करता था, और उसका पिताजी उसके साथ नहीं सकते थे। और वो बोले, और लड़का लोग बोलता ही था, माँ एक उनका जीवन वो जिएंगे, उनको अब बांधने नहीं सकते हैं, दबाव नहीं डाल सकते। हाँ, अब दबाव भी नहीं डाल सकते हैं। वो मानते नहीं थे। मगर मैं बेटा के दोस्त लोग के साथ मिलकर मैं थोड़ा पॉलिटिक्स में जुड़े और मैं कॉन्शियस होने लगे, क्योंकि हमको एक ही बात बहुत अच्छी लगी थी, मेरा बेटा का कोई दोस्त होता थी, कभी कोई जिंदा नहीं है। बोले थे, देखिए जब तक कि समाज व्यवस्था बदलेगा नहीं तो आप औरतों को जवानी में अपना पिता या भाई का इसमें रहना पड़ेगा, उसके अंदर में। और जब शादी ब्याह हुआ तो पति, और बुढ़ापा में बेटा का, तो वो कभी आजाद नहीं हो सकता जब तक नहीं समाज बदलेगा। वो चीज मुझे बहुत ठुकराया। अभी तो बस सही है, मेरा माँ को वही देखे हैं, मेरा नानी को भी देखे, और मेरा शुरू हुआ था वही चीज। तो मैं बदलने लगे। कैसे बदले मुझे पता नहीं, धीरे धीरे, सबको याद नहीं है। बदलते बदलते मेरा जेल यात्रा हुआ, उसमें एक बहुत परिवर्तन आया। घर में तो तहलका मच गया था। क्या था वो बताइए ना, फिर यही तो बताना है सबको कि देखो कि समाज के लिए, अपने शहर के लिए क्या क्या किया है। वो था, जनता दल जब सरकार में आए थे तो बोले थे कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो जेल में है, हम आएंगे सत्ता में तो मैं सबको रिलीज करेंगे। अच्छा। तो सबको रिलीज नहीं किए थे, कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर जेल में थे।
उनके छुड़ाने के लिए एक हम लोग एसडीओ कोर्ट घेराव किए थे। अच्छा। और एसडीओ कोर्ट घेराव किए थे तो हम लोग को अरेस्ट हो गया था। कौन कौन था बोला, कुछ हमको बोला आप क्या था इसमें, पुलिस पूछा, बोले हाँ तो जीप में बैठे। मैं बैठ गया। अब मुझे देखकर और भी यंग लड़का लोग था, अरे मासीना तो चढ़ गए जीप में, हम लोग को चढ़ना चाहिए, चढ़ गए तो अरेस्ट हो गए। अजय नहीं 12-13 रोज हम जेल में थे। अच्छा। तो जेल में गए तो जब बाहर आए, घर में तो तहलका मचा था, जब बाहर आए तब मेरे लिए फूल माला लेके खड़े हैं। तब तो मैं प्रिजनर नहीं, मैं लीडर बन गया और चमके। ये कौन सा ईयर था दीदी? 79। मैं 2 साल की थी तब। तो उस समय क्या हुआ था, जेल के अंदर में मैं बहुत चीज देखे। वहां पर था करीब 19 या 21, मुझे याद नहीं पड़ रहा अभी, प्रिजनर लेडीज भी थी। अच्छा। जो बहुत कष्ट में वो लोग थे उसके अंदर में। तो उन लोग का पहनने का 2 कपड़ा नहीं था। जब कोर्ट में डेट पड़ता था एक दूसरे का साड़ी पहन के जाती थी। अंदर में फटा कपड़ा वगैरह से लंगोटी बना के पहनती थी और बेसियर जैसा बना के पहन के रहती थी। जब सिपाही आते थे तो आवाज करते थे गेट में, तब उन लोग सब घर में घुसते थे, 1-2 कपड़ा जिसका है लपट के बाहर आते थे। मैं जेल से भी, मैं तो अंदर नहीं रहते थे, आके जेलर का वहीं हमको बुला लेते, दिन भर वहीं बैठे रहते थे, विजिटर आते ही रहते थे। तो हमको बोला कि आप हम जेलर से बोले इस तरह की बात। दूसरी बात था कि महीना में यूज करने का कपड़ा नहीं था, एक दूसरे का कपड़ा यूज करते थे। हाँ, तो मैं जेलर से भी ये बात बोले थे। पीछे जाकर वो जेलर का नाम हम भूल रहे हैं, वो लीगल एड कमेटी का चेयरपर्सन भी बने थे हम लोग के साथ, तो काम भी करते थे। तो उसके बाद हम दीपक विद्यार्थी आए थे, उन्होंने उनको हम बात किए, तो कपड़ा नहीं था। तो उस समय जेल प्रिजनर को कपड़ा नहीं दिया जाता था। तो प्रिजनर ने बोला ठीक है, आप पैसा दे रहे हैं, आप उतना साड़ी खरीद के ला दीजिए। 21 या 19 पता नहीं मुझे, हम खरीद के ला दिए थे। अब महीना का कपड़ा के लिए बोले, तो बोला ठीक है हम व्यवस्था कर रहे हैं करके मार्किंग देने लगे। अच्छा। उसका बाद हम तो निधि खरे मैम से बहुत काम किया। जब चाय भाषा में डीडीसी थे तब से हम काम करने लगे डाइन सिस्टम को लेकर। बहुत जाते थे, तब कम उम्र था, दौड़ भी सकते थे। तो निधि खरे मैम से बात हुई, तो निधि खरे मैम तभी सैनिटरी नैपकिन यूज किया। मेरे जेल जाने से यही हुआ कि कपड़ा नहीं था महीना के लिए यूज करने के लिए, मार्किन आया, उसका बाद सैनिटरी नैपकिन। अभी तो हर जेल में कारा में होता है। उस वक्त ये मुद्दा लोग बात नहीं करते थे इस मुद्दे पे। कितनी दिक्कत हुई मैम इस बात को उठाने में बहुत दिक्कत हुई। हम लोग भी इतना खुले हम बोल नहीं सकते थे, तो पर भी बोलना पड़ा। खैर जरूरत पड़ा तो बोले, तो वो चीज हो गया। और जेल में जब आए तो जेल से निकल के आने के बाद निधि खरे मैम हमको मेंटर बना दिया हुआ था। विजिटर पूरा हमको जाना पड़ता, तो उस समय साक्षी में था जेल। तो 8 मार्च हम लोग मनाए थे, निधि खरे मैम भी आए थे। मगर शुरू होने का पहले निधि खरे मैम चले गए, बोला हम जा रहे हैं, हमको रहने का आपका प्रोग्राम देखने का इच्छा थी, इमरजेंसी में चले गए थे। तो इसी तरह से जेल में गए तो हम चमके, हम नहीं जानते थे हम चमकेंगे, मगर बस चमक गए। बोलता है ना क्या है, सब बोलता है जेल में जाने से ना टिकट मिलेगा, आप ये लड़ेंगे, आप वो टिकट मिलेगा, आप लड़ भी सकते हैं, MLA MP हो जाएंगे। तो उस जमाना का बात था। उस जमाना में ये बात नहीं थी, अब महिलाओं के लिए
दीदी अच्छा। आप लड़ तो सकती ही थी, हाँ। आप जितना आपका बड़ा नाम है रहा, तो कभी ये नहीं ख्याल आया कि आखिर जो लोग प्लान करके ये सब करते हैं और आप अपने आप लोगों की वेलफेयर के लिए आप ऐसा की और जेल गई अपना एक मुद्दा पे, तो कभी नहीं मन में आया कि हाँ इलेक्शन लड़े, इतना बड़ा नाम? नहीं, हमको बहुत कोशिश किया इलेक्शन लड़ाने के क्यों लिए। नहीं आया, मतलब अच्छे लोग क्यों नहीं आए पॉलिटिक्स अच्छा, में? उसमें क्या बात है ना, मैं हमेशा मेरा फॉलोअर से घिरे रहते थे। हाँ, हाँ। और उस समय आयुब खान आए थे, उसमें हम लोग का साथ जुलूस में जाते थे, आयुब खान हर जगह में बात करते थे। जब वो एमएलए हो गए ना, उसके बाद हम लोग से बातें नहीं करते थे और उनका साथ कोई नहीं रहता था। तो मैं समझे भाई हम उसमें जाएंगे तो मैं जनता से बिछड़ जाएंगे, जो हम चाहते हो नहीं कर पाएंगे। उस वक्त क्या क्या किन किन मुद्दों पे काम करती थी जिससे आपको लगा कि नहीं अगर हम इसमें गए राजनीति में हमको तो शुरू किए थे महिला, वो है ना वो बात एक तो इसका अब्राहम लिंकन का फॉर द मेन बाय द पीपल टू द पीपल बनल, हमको पूरा ये याद नहीं हो रहा है। तो मैं वही थे, महिलाओं के लिए, महिलाओं के बीच में यहाँ महिलाओं के लिए काम करते रहे, वही मैं सोचते थे। महिला और हमको कुछ नहीं सोचते थे उस समय। उसका बहुत बदला, क्योंकि हमको महिला विच्छिन्न नहीं है, समाज से जुड़ी हुई है, उनका बेटा है, पति है, बच्चे हैं, परिवार है। तो वो इसीलिए सबको लेकर हम काम करते रह गए। और महिला क्यों इतना बर्दाश्त करेंगे? मगर एक चीज मुझे लगा, सबसे पहले लगा कि रोजगार जरूरी है। रोजगार महिला का पास आएंगे तो उसका शोषण तो बंद नहीं होगा, कम होगा, वो बाहर आ सकेंगे। इसके लिए हम क्या किया, हम जब जेल में थे, जेल में एक व्यक्ति से परिचय हुआ, जगन्नाथ को। वो शादीशुदा नहीं थे, टेलको में काम करते थे, वो नक्सल पीरियड में जेल में थे। तो उन्होंने हमको बोले थे उस समय कि देखिए आप तो सबके लिए बंदी मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, मगर आप महिलाओं के लिए काम कीजिए। देयर आर सो मेनी टू वर्क अमंग द मेन, मगर औरतों के लिए काम करने वाला कोई नहीं, आप उसी जगह में जाइए। उनको भी बेल निकल के आए जेल से, तो उन्होंने भी शुरू किया, मेरे साथ बहुत मदद हमको किए थे। मेरे जीवन में 3 व्यक्ति बहुत, जैसा जगन्नाथ दास, जवाहरलाल शर्मा, हम उनसे बहुत कुछ सीखे। अभी तो जिंदा नहीं है, ये हमारा जयसवाल जी, गिरजा शंकर जयसवाल जी, हम उन लोग से बहुत सीखे हैं। क्या करना है, कानूनन क्या, कहाँ जाना, ये उन लोग से हम सीखे हैं। तो हम सिलाई ये करके कैसे महिलाओं को लाए, हम तब बोले चलो सिलाई सेंटर खोलेंगे। ये तो महिला कल्याण समिति की नींव ऐसे ही पड़ी, जो रोजगार वाला दिमाग में था कि रोजगार से जोड़ना है। पहले हुआ था कि जगन्नाथ दाई बोले पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन में हमारा नाम आया, अधिकतर महिला बोली महिला कल्याण समिति, मगर मेरा उसमें पसंद नहीं था नाम, तो मैंने रखे थे कि लाई था द्रौपदी, मैं द्रौपदी रखना चाह रहे थे। मेरे प्रेसिडेंट उतना समझा नहीं, हम बोले द्रौपदी, बोले क्यों? हम बोले वही ना विद्रोही कैरेक्टर थी, तो उनको देना चाहिए। बोले हाँ, मगर जगन्नाथ दा बोले जब मेजोरिटी में जो आया वही आपको देना पड़ेगा, तो महिला कल्याण समिति नाम हो गया इसका। कौन सा साल था दीदी ये जब इसकी स्थापना हुई? हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था 80 में, उसका पहले ही हम लोग तैयार किए थे, 1-2 साल पहले ही होगा, साल मुझे अभी याद नहीं है। तो उसके बाद सिलाई सेंटर, फर्स्ट सिलाई सेंटर खुले। सिलाई सेंटर खुलने से क्या होता है ना, हम लोग देखे कि महिलाओं की उस जमाने में संगठन बनाना भी बहुत दिक्कत था, बहुत महिलाओं को बाहर लाना। तो महिलाएं सिलाई सेंटर में आने लगी जब हम लोग शुरू कर दिए थे एक स्कूल, प्ले स्कूल, क्योंकि उसी में तो कुछ लोग आएंगे और वही पैसा से हम घर किराया ले सकते हैं। उसी पैसा से घर किराया लेके करते रह गए और शाम को हम सिलाई सेंटर खुले। हमारा एक मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती थी सिलाई उसको। तो उन लोग आए, बीच बीच में जो मतलब करंट टॉपिक होती थी उसी पर चर्चा छेड़ देते थे। जैसे महिला हिंसा से मतलब पीड़ित महिला मेरे पास आई तो क्या हुआ, हम कैसे उसको मदद किया, वो भी महिलाओं को बोलते रह गए।
उसमें भी उनका आँख दिमाग खुलते रह गए, खुलते रह गए, उनकी बातचीत से लगता था। और महिला जब घर में बात करने लगी थी ना, विरोध करने लगी या अपना जो सोच वो प्रकाश करने लगी, तो घर में मर्दों भी उन लोग को बहुत डांटने लगा। बहुत सीख गई है ना समिति में जाकर ऐसा। इसका एक चीज डायरेक्ट हुआ था बाद में। कोई एक गांव के था, बलराम उसका नाम था, वो खुद आपका घर का अपना एक डिपेंडेबल लड़की का प्रॉब्लम लेके मेरे पास आई थी, परिचय हुई थी। उसी सिलसिले में उसका घर वाले भी मेरे पास मिली थी, एकदम गांव की महिलाएं थी। और पति उसका जो बलराम, और उसका नाम था मंजू, औरत के नाम, हर बात पर मिलता था। तो एक रोज बोला, अब इतना तक तो बोला नहीं हाँ मैडम को, अभी हम जाके बोलेंगे। और उन लोग इधर आती थी, तो तब से उसका पति मारना छोड़ दिया। वो लोग जान गया था कि बोलेंगे आप एक्शन लेंगे या उसको कोई मदद नहीं करेंगे, तभी से मारना बंद कर दिया। तो मैम बदलाव तो उस वक्त काफी आया होगा इस क्षेत्र में। आपने सुंदरनगर को एक क्षेत्र बनाया और जो अर्ध ग्रामीण शहरी क्षेत्र है, तो ये जो आपने बताया कि कम से कम एक माहौल बना कि लोग डरने लगे जो पुरुष थे कि नहीं अगर अभी हम कुछ करेंगे तो ये आवाज उठाएगी, और उसके साथ महिला कल्याण समिति है। तो ये उस वक्त से लेकर के अभी आज का समय आप देख रहे हैं, आज 2026